हेलो नमस्कार। आशा करता हूँ आप अपनी तैयारी को बहुत ही एक प्रॉपर वे में कर रहे होंगे और आज से आप मेरे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को एक नया आयाम देने की कोशिश करोगे। उस स्ट्रेटजी से पहले मैं थोड़ा सा कुछ और बातों के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि कुछ तो डाउट पिछली वीडियो से आए हुए हैं। जैसे किसी एक बच्चे का डाउट आया हुआ था कि मेरे 78 मार्क्स हैं बट मैं फिर भी डीमोटिवेट फील कर रही हूँ। कोई 71 पर डिप्रेस फील कर रहा है, कोई 67 पे कंफ्यूज है कि उसका क्या होगा। तो मैं इन सभी बच्चों को एक बात बोल देता हूँ कि देखो ना, स्टडी के टाइम पे अब हम थोड़ा स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं, उसी के बीच में मैं आपके ये डाउट क्लियर कर दूंगा साथ के साथ। अब आज से मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम 15 दिसंबर से चीज़ों को शुरू करने वाले हैं। अब दो हमारे पास ना तैयारी के दौरान दो चीज़ें हैं, दो फैक्टर जो हमारे पास हैं जिनके बेस पे हर चीज़ चलती है। इसमें से एक फैक्टर है कंट्रोलेबल, एक फैक्टर है अनकंट्रोलेबल। ठीक है, जो कंट्रोलेबल है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, सपोज जैसे अपने स्टडी आवर कंट्रोल कर सकते हो आप, कितनी देर आपको पढ़ना है, कितनी देर नहीं पढ़ना है। डेली टारगेट, डेली टारगेट को भी आप अपना वो कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो डेली टारगेट्स को भी। इसके साथ साथ आप अपनी स्लीप साइकिल को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, सॉरी थोड़ा गला पका हुआ है मेरा सर्दी की वजह से। स्लीप साइकिल को भी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप अपने बुक्स को भी, आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा टीचर आपको फॉलो करना है। टीचर तो है ही नहीं हरियाणा में तो यूट्यूबर है। लेकिन हाँ, जैसे कि SSC लेवल पे बच्चे कुछ अच्छे टीचर हैं जो हमको पढ़ा रहे हैं, उनको फॉलो करना हो, या फिर आपको कैसे आने वाला टाइम अपने स्ट्रेटजाइज करना है, ये सब चीज़ें ना आपके कंट्रोल में है। आप इनमें ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो। जैसे आज आपका मन कर रहा है कि आप 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, तो आप कर सकते हो। आज आपका मन कर गया 10 घंटे पढ़ने का, 10 घंटे पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ें आप एडजस्ट कर रहे हो ना खुद ही। लेकिन क्या वैकेंसी आपके कंट्रोल में है कि कितनी वैकेंसीज आएंगी? क्या आप कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लेते हो, या कोई यूट्यूबर लेता है कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा बैठ के, जो ये डिसाइड करवा देगा कि वैकेंसी कितनी है किसी के हाथ में कुछ नहीं। क्या आपके हाथ में ये है कि पेपर कब होगा? एग्ज़ाम डेट आपके हाथ में है? अगर है तो आप अपनी मर्ज़ी से डेट एग्ज़ाम करवा लेते, फिर नहीं है। आपके हाथ में ये है कि कट ऑफ क्या रहेगी? नहीं है। क्या आपके हाथ में ये है कि भाई एग्ज़ाम कहाँ से आएगा, क्या पैटर्न होगा, किस सब्जेक्ट में से कितना आएगा कितना नहीं आएगा? वो भी अभी हमारे पास नहीं है। क्या आपको ये पता है कि एग्ज़ाम एजेंसी कौन सी होगी, वो एग्ज़ाम का लेवल कैसे रखेगी, कैसा बनाएगी? ये सब के सब अनकंट्रोलेबल लेवल फैक्टर हैं। इनको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते लाइफ में कभी भी। क्या आपको पता है कि आप 10 दिन बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं पता। लाइफ अनसर्टेन है और लाइफ अनकंट्रोलेबल भी है। साथ साथ लाइफ में दोनों फैक्टर काम करते हैं, कंट्रोलेबल भी और अनकंट्रोलेबल भी। आपको वर्क किस पे करना है? सिर्फ कंट्रोल पे। जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं आप उन पे वर्क करोगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। समस्या एस्पिरेंट्स की ये है कि वो अनकंट्रोलेबल चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं कंट्रोलेबल की बजाय। आप जिन चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हो ना, आप उन चीज़ों पे फोकस कीजिए। स्टडी आवर, अपने स्टडी आवर को फिक्स कीजिए विद टारगेट। सपोज करो मैंने आज आपको टारगेट दिया कि आपको हरियाणा जीके में आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, और आप फर्स्ट टाइम हरियाणा जीके पढ़ रहे हो। तो अगर आपको इस चैप्टर में 2 घंटे लग रहे हैं ना,
तो आज से जब आप रिवाइज कर लोगे 2 से 3 महीने बाद, इसी चैप्टर को करने में आपको 30 मिनट लगेगी। सपोज करो आपको पूरे दिन में यही पढ़ना था, तो उस टाइम पे आपका स्टडी आवर कितना था? 2 घंटे। आज के टाइम पे कितना हो गया? 30 मिनट। आपने अपने हार्ड वर्क और रिवीजन के साथ साथ क्या किया? अपने स्टडी आवर को कंट्रोल किया। इनको कंट्रोल कर पा रहे हो ना? लेकिन आप चाहे आज सुबह बैठ जाओ मॉर्निंग में 4 AM पे, और रात के 10 PM तक ये सोचते रहो वैकेंसी कितनी आएगी, वैकेंसी कितनी आएगी, वैकेंसी कितनी आएगी। क्या आपको कल सुबह उठते ही वैकेंसी का पता लग जाएगा? नहीं लगेगा। तो आप क्यों अपना टाइम उन चीज़ों के ऊपर वेस्ट कर रहे हो जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, जो बिल्कुल टोटली अनकंट्रोलेबल है, जिनको आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। अब मैं बताता हूँ आपको मोटिवेशन की बात। मोटिवेशन, मोटिवेशन के अंदर एक वर्ड छुपा है, मोटिव। मोटिव का मतलब होता है कि आप किसी भी काम को क्यों करना चाहते हो, वाई। और जिसने ये वाई ढूंढ लिया उसको मोटिवेशन की कभी जरूरत नहीं पड़ी। अभी थोड़े दिन पहले ना एलन मस्क का ना इंडियन ने एक इंटरव्यू किया था, आपको याद भी होगा अगर आप देखते हो तो। एलन मस्क से पूछा गया कि भाई आप ये इतना सारा काम ना कैसे कर लेते हो? तो एलन मस्क ने पता क्या बोला कि मेरे लिए मोटिवेशन नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। मेरे को तो जो करना है वो करना है, सिंपल सी बात है। मेरे को आज ये करना है तो मेरे को वो करना है, उसमें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है कहीं। लेकिन हमारे लोकल एरियाज़ में, हमारे जैसे नॉर्थ इंडिया में या कहीं भी, हमारे इंडिया में क्या रहता है कि हम इस वर्ड पे बड़ा फोकस करते हैं, मोटिवेशन मोटिवेशन। लेकिन हम इसको भूल जाते हैं कि आपका मोटिव क्या है। अगर मेरे 78 मार्क्स हैं तो मेरा सिंपल सा मोटिव है कि मेरे को CET मेंस की तैयारी करनी है। अगर मेरे 67 मार्क्स हैं तो मेरा सिंपल सा मोटिव है कि मेरे को और ज़्यादा पढ़ाई करनी है, हार्ड वर्क करना है मेरे को और ज़्यादा। अब मेरा नाम किस में आएगा? वो तो अनकंट्रोलेबल चीज़ है कि मैं ग्रुप डी में बैठूँगा, या फिर मैं कलरक में बैठूँगा, या फिर मैं SI में बैठूँगा। वो मेरे से कंट्रोल से बाहर चीज़ें हैं, उनके बारे में अभी सोचना बेफजूल है। दूसरी चीज़, आप ये मान के चलो कि आप अकेले ऐसे नहीं हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इन्हीं चीज़ों में खोए रहेंगे। वैकेंसी कट ऑफ, वैकेंसी कट ऑफ, ऐसे करते करते 25 से 26 आ गया, 26 से 27 आ जाएगा, 27 से 28 आ जाएगा, 28 से 29 आ जाएगा। लेकिन जो बच्चा अपने पूरे मन और तन से पढ़ेगा ना, या तो वो इस ईयर में अच्छी पोस्ट पे लग जाएगा, या वो इस ईयर में लग जाएगा, या वो इस ईयर में लग जाएगा, या इस ईयर में लग जाएगा। लेकिन लगेगा कौन? जो रेगुलरली पढ़ेगा। तो फोकस किस पे करना है? स्टडी पे। चलो अब हम बाहर के मोटिवेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, अब हमारे यहाँ हरियाणा में ना मैक्सिमम क्लास फैमिली है ना जो मिडिल क्लास है, ठीक है। इसके अंदर भी 3 कैटेगरी हैं, एक हाई मिडिल क्लास, एक मीडियम मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास। हायर मिडिल क्लास जिसके पास अच्छा खासा लैंड है, ये पीछे पापा कोई पोस्ट पे हैं, लेकिन वो इतने भी अमीर नहीं है कि जब उनका मन करे वो कर सकें। लेकिन वो इतने ज़रूर हैं कि उनको ना कल की रोटी की फिक्र नहीं है, और अगर कल उनका बच्चा कुछ भी ना करे ना तो तब भी उस बच्चे का काम चल जाएगा। मिडिल क्लास में ये है कि अच्छा खासा लैंड है लेकिन जॉब नहीं है, और वो बच्चा अगर हल्की हल्की मेहनत भी करे तो उसका काम चल जाएगा। जैसे कोई HDFC बैंक में लोकल लग गया, लेकिन पीछे उसके पास काफ़ी सारा पैसा है घर में, तो उसको जरूरत ही नहीं है, बस लैंड से थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है और HDFC बैंक में अपना 20-30 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है वो। उसको मोटिवेशन कहाँ से? इस इंसान का मैं आपको मोटिवेशन की बात बताऊँगा। उसके बाद लोअर, जिसको एक एक डेली के डेली हार्ड वर्क करना पड़ता है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और अपना जो एस्पिरेंट्स हैं वो 70 से 80% इस कैटेगरी के हैं। अब इनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ना चाहते हुए भी नहीं मिलेगा। इसको क्या मोटिवेशन चाहिएगा यार? सुबह उठता है, ये सुबह उठते ही सार इसको जूस पीने का मन है, इसका जूस पिएगा। आज इसका मन है कि ये ना घूमने जाए चंडीगढ़, तो चला जाएगा। इसका मन है कि आज ये कैफ़े में जाए, कैफ़े में चला जाएगा। इसका आज मन है ये कपड़ा खरीद लेगा। तो ये मोटिवेशन कहाँ से लेके आएगा जॉब के लिए? कहीं से भी नहीं। अगर इसका वाई स्ट्रॉन्ग होगा ना, वाई क्या होगा इसके लिए? इसके लिए वाई ये तो नहीं मेरे को 2 वक्त की रोटी चाहिए। हम गलती यही करते हैं, हम एक, जैसे मैं एक ठीक ठाक परिवार से हूँ, तो मेरा वाई कभी मेरे को मिला ही नहीं स्टार्टिंग से।
वो फिर काफ़ी हार्ड वर्क किया, काफ़ी पढ़ते रहे, उसके बाद जाके मेरे को ये लगा कि हाँ भाई कुछ ये वाई है मेरा, मेरे को ये करना है, मेरे को कामयाब इसलिए होना है ताकि दूसरे बच्चों को मैं गाइड कर सकूँ, दूसरे बच्चों को मैं कुछ बता सकूँ, या दूसरे बच्चों के साथ अपने उनके सपनों को मैं पूरा करवा सकूँ, इतनी मेरे को मदद करनी है। वो मेरा वाई स्ट्रांग हुआ तो मेरा सिलेक्शन हो गया। आप इस वाई पे काम कीजिए ना। अब मिडिल क्लास की बात कर लेते हैं, जो मीडियम मिडिल क्लास है, जो बिल्कुल मीडियम, अब उनके लिए समस्या क्या है? वो चाहते हैं कि हमारा कंफर्ट जोन ना टूटे। क्यों? क्योंकि उनका मोटिवेशन भी इतना नहीं है कि वो बिल्कुल 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल सकती उनको, या फिर उनको घर में स्ट्रगल है, या वो फीस नहीं दे सकते, वो सारे काम कर सकते हैं। उनका मन करे तो वो रात को नेटफ्लिक्स का 5 बार सब्सक्रिप्शन ले ले, तो उनको कहाँ से मोटिवेट, कुछ नहीं जरूरत उनको, कोई है ही नहीं कुछ जरूरत। लेकिन अब जो मेन बच गया, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जो 70 से 80% जनता हमारे हरियाणा की है, मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, उनको क्या करना चाहिए। लोअर जो मिडिल क्लास है, ऐसे लिख लूँ मैं, ठीक है, या फिर कोई पुअर कैटेगरी तो होती नहीं वैसे मेरी नज़रों में, तो जो इंसान भगवान ने बना के भेज दिया वो सभी रिच है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब इनको क्या करना है? इनके लिए तो मोटिवेशन, इनको वैसे ही मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। वो कहोगे आप सर कैसे? आपके माँ बाप का चेहरा है जो, वो आपके लिए मोटिवेशन से कम है? आप सिर्फ उनका फेस देखिए, उनके फेस पे मेहनत देखिए, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, क्या क्या करते हैं वो सुबह उठते हैं, वो सुबह ही दिहाड़ी पे चले जाते हैं, वो सुबह उठते हैं, वो किसी भी काम पे अपने सुबह किस लिए जा रहे हैं? ताकि आप आराम से बैठ के कुछ उनकी, जो ये लोअर मिडिल क्लास की एक चैन है ना, इस ट्रैप को तोड़ के और अपर मिडिल क्लास में या मिडिल क्लास में लेके चले जाएं, और वो भी कल एक लाइफ ऐसी जी पाएँ जिस लाइफ में ये चिंता ना हो कि आने वाले 10 सालों बाद या आने वाले 20 सालों बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा। आप कामयाब आज होंगे, लेकिन आप सिक्योर कितने साल करोगे? कम से कम भी 30 साल को आप सिक्योर कर लेते हो एक नौकरी के साथ साथ। और अगर एक परिवार का 30 सालों का रिकॉर्ड, अगर आने वाला रिकॉर्ड दुरुस्त हो गया ना, तो आने वाले 100 साल भी उसको परिवार को कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे मेरी कोई बहन हो, चाहे कोई भाई हो, एक बात का ध्यान रखना है कि आपको मोटिवेशन कहीं और से मिलने वाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के अलावा। आप इनको देखिए कि ये क्या क्या कर रहे हैं, ये क्या क्या आपके लिए कर रहे हैं, और कितने सेक्रीफाइसेस आपके लिए कर रहे हैं। किसी के परिवार में वो ग्रैंड फादर हो सकता है, किसी के परिवार में वो ग्रैंड मदर हो सकती है, किसी के परिवार में वो कोई भी सदस्य हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपका छोटा भाई भी हो सकता है। काफ़ी सारे परिवार ऐसे हैं जहाँ पे बड़ा भाई लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, लेकिन उसके छोटे भाई काम कर रहे हैं ताकि हम नहीं कर सकते। वो अपने आप को कम आंक रहे हैं, लेकिन कम वो भी नहीं है, लेकिन वो आपको समय ज़्यादा दे रहे हैं ताकि आप उनसे अच्छा कर पाओ, आप उनके परिवार को एक हाई स्टैंडर्ड दे पाओ। और अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के 7 से 8 घंटों के बीच में 2 से 3 मूवी अगर देख के जा रहे हो ना, तो आपको खुद पे शर्म आनी चाहिए। और अगर आप इंस्टाग्राम जितने घंटे चला रहे हो ना, उतने घंटे फिर आपको डूब के मर जाना चाहिए। अगर आपके माँ बाप ने आपको लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए भेज रखा है ना, और अगर आप उस टाइम में भी रंग रेलिया या फिर आप इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब ये सब कर रहे हो ना, तो आप देखिए कि आप क्या कर रहे हो अपने माँ बाप के साथ। आप अपना कंपैरिजन उस बच्चे के साथ मत कीजिए जो लाइब्रेरी में मस्ती करने आया है, क्योंकि वो तो एक अपर मिडिल क्लास का बच्चा है, जो जिसका जब मन करता है वो कर लेता है, और आप उससे अट्रैक्ट होके अपना भविष्य बिगाड़ रहे हो। क्योंकि इसको तो कल आने वाले 20 साल भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने नौकरी नहीं ली ना 2 सालों बाद, तो आप किसी टुच्चे मुच्चे बैंक में लगे होंगे, या फिर किसी टुच्ची मुच्ची नौकरी पे धक्के खा रहे होंगे, धक्के, या फिर आप दिहाड़ी कर रहे होंगे। सुबह जाओगे 350 रुपये घर वापस लेके आओगे, 500 रुपये वापस लेके आओगे, लेकिन हार्ड वर्क कितना करोगे? क्या इसके लिए आपने पढ़ाई की है? ये ज़रा सोचिए, क्या आपने इस चीज़ के लिए स्टडी की है अपनी? अब एक चीज़ और, इससे पहले कि हम टारगेट्स के बारे में समझें और कैसे हम पढ़ेंगे उस चीज़ के बारे में समझें, तो एक छोटी सी बात और। देखो, 2 टाइप की चीज़ें हैं। एक अलग टाइप की चीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो है देखो 100%, और एक है 0%, एक है 50-50।
आपको तैयारी सिर्फ इस कंडीशन में शुरू करनी है जब आप 100% श्योर हो कि मेरे को तैयारी करनी है। इस कंडीशन में तो चलो आप तैयारी करोगे ही नहीं, ये कंडीशन भी बेस्ट है और ये कंडीशन भी बेस्ट है भाई, या तो मैं 100% तैयारी करूँगा या मैं बिल्कुल ही तैयारी नहीं करूँगा। लेकिन सबसे ख़तरनाक कंडीशन है ये कि मैं लाइब्रेरी भी जा रहा हूँ पढ़ाई के नाम से, लेकिन मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अभी 50-50 हूँ। 50-50 का मतलब मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस है ना, वो भी अभी नहीं उठा है। साथ साथ मेरे को ऐसा है कि पढ़ भी लूँगा पढ़ नहीं लूँगा। जैसे सपोज करो मैं 1 घंटा पढ़ा, फिर 2 घंटे मैंने ईयरफोन लगा के कुछ भी सुन लिया, यूट्यूब पर रैंडम वीडियो देख ली या कुछ भी देख लिया। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको रियल में कामयाब होना है ना, रियल में, मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब एक होता है, देखो आप चाहते हो और एक आपको हर हालत में चाहिए। अगर आपको 3 दिन भूखा रख दिया जाए, आपको रोटी ना मिले ना, तो जब आपके 3 दिन ख़त्म हो जाएंगे ना और आपका 4th डे की मॉर्निंग शुरू होगी, चाहे आपको इस 3 दिन के पहले दिन की बासी रोटी आपको अगर मुंह में दे देंगे ना, तो आप ये कहोगे ये भी किसी पिज़्ज़ा से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि भूख इतनी बढ़ चुकी है। तो जब आपके पास कामयाबी की इतनी भूख होगी ना, फिर आप ये नहीं देखोगे मेरे को ग्रुप डी मिली है या मेरे को ग्रुप सी मिली है, मेरे को क्या मिला है। क्योंकि आपको पता है आपके अंदर भूख इतनी है ना कि आप ग्रुप डी के होते होते भी कल को लेवल 1 तक पहुंच सकते हो, लेवल 6 तक, लेवल 8 तक। ये सब आपके लिए तो बनाया भगवान ने, और अपने लिए थोड़ी ना बनाई थी ये चीज़ें। उसका मन करे तो वो आज इन सब चीज़ों को अचीव कर ले। आप भगवान से ये सोचो ना कि भगवान ने इन सब चीज़ों की रचना क्यों करी, और इनसे ही बड़ी बात, भगवान ने आपकी रचना क्यों की। और जब भगवान ने आपकी रचना की ना, तो उसने आपके पास एक बहुत ही प्यारी स्किल छोड़ी है। उस स्किल को आप समझिए, आप इस दुनिया में आके कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी जो आपका मन करे। तो इन चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए। आपको इस कंडीशन में नहीं रहना, बस ये कंडीशन सबसे खतरनाक है। ये कंडीशन आपके परिवार को फाइनेंशियली बहुत पीछे ले जाएगी, बहुत ज़्यादा पीछे। आप मेरी बात पे गौर रखना। आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि मेरे 4 से 5 साल कैसे निकल गए इसी कंडीशन में। या तो आप इस कंडीशन में रहिए कि मेरे को तैयारी नहीं करनी, या अगर तैयारी करनी है तो मेरे को 100% करनी है, फिर मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं है, फिर मैं सिर्फ और सिर्फ तैयारी करूँगा। आई समझ में बात? अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आने वाले 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक हम कैसे पढ़ने वाले हैं। हाँ, उससे पहले एक छोटा सा डाउट और लेता हूँ मैं। टेक्निकल जितने भी ग्रुप है ना, और वो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर देखो ALM और SA की बात करें, जिनकी वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा आनी है, तो वो तो क्वालिफाई वाले कर सकते हैं आराम से तैयारी। लेकिन जैसे ना कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो 100 पोस्ट आएंगी या 120 पोस्ट आएंगी, होगा ऐसा भी हेल्थ डिपार्टमेंट में की बात। तो जैसे 100 पोस्ट आई ना, 100 का पोस्ट का 10 गुना बुलाने हैं, 10,000 बच्चे बुलाने हैं। 1000 में से अब आप ये देखो ना, 1000 बच्चे आराम से, ज़रूरी नहीं है कि वो 50 या 60 वाले मिलेंगे, क्योंकि अब डिप्लोमा काफ़ी सारे बच्चों ने ले लिया है। रीज़न क्या है, पिछली बार जो वैकेंसीज कंप्लीट हुई है ना, गांव में रुका पड़ा था कि भाई ये नौकरी लगा है, ये ऐसा लगा है, ये एक छोटा सा सर्टिफिकेट ले लिया इसने, इस सर्टिफिकेट के बेस पे इसको जॉब मिल गई। तो वो सब चीज़ें अब गाँव तक पहुँच चुकी हैं, तो सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरा मानना ये है कि अगर 100 से 120 पोस्ट आती है ना किसी भी चीज़ की, तो उनकी कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी। उनकी कट ऑफ 60 के आसपास भी रह सकती है, कोई ऐसी कोई बड़ी बात, चौंकने वाली बात नहीं है अब की बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम उस 70% सिलेबस को कवर कैसे करेंगे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। देखो, हमारे पास टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, या फिर 8 होंगे, मैं अभी काउंट करूँगा। देखो, सबसे पहला सब्जेक्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, हरियाणा जीके। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है नेशनल जीके। जो उसके बाद सब्जेक्ट अपनी वैल्यू रखता है वो रखता है मैथ्स। उसके बाद जो वैल्यू रखता है वो रखता है कंप्यूटर। और उसके बाद जो आता है वो आता है हिंदी, इंग्लिश। ये तो एक जैसी वैल्यू रखते हैं तीनों सब्जेक्ट। इसमें थोड़ा रीजनिंग ज़्यादा आती है, बाकी ये दोनों सब्जेक्ट तो इक्वली ही वैल्यू रखते हैं हमेशा, लैंग्वेज दोनों, ये रीजनिंग। ठीक है, अब देखो, चाहे मेंस हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे कुछ भी एग्ज़ाम हो, ये तो अपना रोल निभाएगी। अब इसके अंदर भी 2 चीज़ें हैं,
एक करंट अफेयर है और एक आपका थ्योरी वाला पार्ट है, जिसको आप स्टैटिक भी कह सकते हो, क्योंकि हरियाणा में मैक्सिमम स्टैटिक ही है। उसमें हिस्ट्री भी स्टैटिक एक पार्ट। अब जैसे जो चीज़ चेंज नहीं होगी वो स्टैटिक ही है सब कुछ, तो इसमें काफ़ी सारा स्टैटिक पार्ट और सीए, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब जैसे हम ग्रुप डी की बात करें तो उसमें तो एक बड़ा पोर्शन आएगा, जैसे 25 से 30 नंबर का पोर्शन, 25 नंबर की होगी या फिर ऐसे 20 नंबर की मिनिमम होगी। लेकिन जैसे हम मेंस की तरफ गए, मेंस में भी ये कम से कम भी 20 मार्क्स की रहती है। जर्नल पेपर में 20 मार्क्स की आती है हरियाणा जी के, जर्नल पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। और अब की बार जो सिलेबस बता रहे हैं कि जिसके चांसेस बन रहे हैं, अगर वो सिलेबस रहता है तो फिर वही 25 से 30 मार्क्स की रहेगी। तो हरियाणा जी के तो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। अब देखनी इसमें दिक्कत क्या है, मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा है कि वो फिर सारा दिन हरियाणा जी के ही पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है ना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है? स्मार्ट वर्क। आपको कोई भी चीज़ पढ़ लेनी है। देखो 3 स्टेप यूज करने हैं, 3 स्टेप। कौन कौन से? पहला स्टेप रीड करो, दूसरा स्टेप उसको फिर रिवाइज करो, और तीसरा स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट उसको रिकॉल करो। ये 3R है, बस इनको फॉलो करो, बाकी बात ख़त्म। अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत लो कि मेरे को ये नहीं याद रहा, वो नहीं याद रहा, ये मत रहने दो याद, ठीक है। याद अपने आप आ जाएगा जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे, उसकी चिंता भी मत करो आप। जैसा मैं करूँगा ना वैसे पढ़ते रहना। याद वाद करने की कोई ज़्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर बेफालतू का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है ना। अपने आप को अल्बर्ट आइंस्टीन समझने की जरूरत है कि आप जीनियस हो और आप हर काम को परफेक्ट ही करोगे। ऐसा कुछ नहीं होता, परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। अब उसके बाद है नेशनल जीके। नेशनल जीके सीईटी मेंस में कम से कम भी 20 नंबर की आ सकती है आराम से। ग्रुप डी के अंदर भी आ ही जाती है 10 से 15 क्वेश्चन तो। और आप पुलिस की बात करोगे तो उसमें भी इतने नंबर के तो रहता ही है वेटेज। तो अपने को ये सब्जेक्ट भी बहुत प्यार से करना है, बहुत अच्छे से करना है। कैसे करना है वो मैं भी बताता हूँ थोड़ी देर में बस। उसके बाद है मैथ। मैथ का आपको पता ही है कि ठीक ठाक वेटेज रहता है। कंप्यूटर फिक्स है, 10 नंबर का कम से कम आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, ये अगर 5 की रही तो फिर दोनों 5-5 की रहेंगी, अगर 10-10 की रही तो दोनों 10-10 की रहेंगी, अगर 15 की रही तो दोनों 15-15 की रहेगी। समझ रहे हो? तो मतलब ये तो साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। रीजनिंग में चाहे कितने क्वेश्चन आए वो तो एक अलग इशू है। रीजनिंग कोई ऐसा सब्जेक्ट है नहीं कि जिसको आप नहीं कर सकते। अब मैं बात कर लेता हूँ कितने टाइप के बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़े हुए हैं। नंबर 1, जिसने आज तक कभी सीईटी नहीं दिया, ऐसे बच्चे होंगे बहुत ही कम, 0 से 2% जो मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे को पता है। दूसरा, जिन्होंने सीईटी दिया लेकिन मार्क्स बने हैं लेस, तो ये किसके लिए तैयारी करने की सोच रहे हैं? ग्रुप डी की। ये बच्चे भी बहुत ही कम है, 10 से 15%। बाकी 85% बच्चा कौन है? जो सीईटी भी दे चुका है, मार्क्स भी उसके 60 से 80 के बीच में बन रहे हैं। 60 नंबर को आप कम मत मानना, 60 नंबर काफ़ी अच्छे नंबर हैं। 60 नंबर का मतलब है कि सपोज करो आपके फर्स्ट शिफ्ट में 50 नंबर आए, तो 10 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो आपके 60 नंबर बन गए। अगर आपका तीसरी शिफ्ट में एग्जाम था तो आपके 70 नंबर थे, 10 नंबर कट के आपके 60 नंबर आए। आपका फोर्थ शिफ्ट में था, 65 आपके 55 नंबर थे, तो 5 नंबर बढ़ के आपके कितने हो गए? 60 हो गए। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि इन जो बच्चा 60 से 80 के बीच में लाई कर रहा है ना, वो बच्चा तो बिल्कुल परफेक्ट है जो हम कर रहे हैं। रीज़न, उसको ये पता है कि उसको ग्रुप डी में भी अगर नंबर आ गया तो यही सिलेबस रहेगा। हरियाणा पुलिस का उसको पता है कैसे करना है। उसको ये पता है कि सीईटी मेंस में कैसे करना है। क्यों? क्योंकि वो एक बार सीईटी की तैयारी कर चुका है और प्री में अच्छा खासा स्कोर कर चुका है। अब उसके लिए सबसे ज़रूरी, जो बच्चा 0% पे है, जिसको अभी तक यही नहीं पता कि हरियाणा में होता क्या है और कैसे होता है, उसको तो मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि आप तो बेसिक से चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। बेसिक से, बेसिक्स का मतलब ये है कि 7 सब्जेक्ट को जैसे मैं करवाऊँगा उनको आप हमारे साथ करने की बजाय, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज आपको परसेंटेज करनी है, सपोज करो, अब मैं तो परसेंटेज को ही बोलूँगा कि 2 से 3 दिन में ख़त्म करो या 3 से 4 दिन में ख़त्म करो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेस है। लेकिन जैसे आप बिल्कुल 0 से शुरू कर रहे हो,
तो आप हमारे साथ इन चीज़ों को ना करके ना आप किसी एक अच्छे टीचर का कोर्स लीजिए। ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जिन्होंने आज तक कभी HSC की तैयारी नहीं की, और उससे फिर अपना मैथ कंप्लीट करिए, उससे फिर आप अपनी रीजनिंग भी एक अच्छे टीचर से कंप्लीट कीजिए। ये सब चीज़ें आप कंप्लीट कीजिए पहले, उसके बाद आप यहाँ पे आइए कि मेरे को कोई एग्ज़ाम देना है और उसकी बैटल फील्ड में लड़ना है। आप पहले अपने हथियारों को तो तेज करिए। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और नेशनल जीके, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ेंगे अगर आपको किसी भी कंपटीशन में बैठना है। अब दूसरी मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। मैंने आपको बता दिया, जो ये बच्चे हैं ना वो फिक्र ना करें, हम उन बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। परफेक्ट हम इनके लिए भी हैं, कोशिश हम इनके लिए भी करेंगे, लेकिन मैं आपको झूठा वादा नहीं कर सकता कि भाई मेरा फोकस आप पे रहेगा, ये रहेगा, नहीं, सॉरी, लेकिन इस बार मेरा फोकस इसके बीच में रहेगा। जिनके नंबर इसके बीच में है ना वो अपनी जी जान लगा देना बस, जो मैं कराऊंगा। क्योंकि आपको ये पता है कि अगर मैं परमार का नाम ले रहा हूँ ना तो परमार है कौन। परमार SSC का अगर मैं नाम ले रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि परमार SSC है कौन। अगर मैं राकेश यादव सर का नाम ले रहा हूँ ना तो आपको पता होना चाहिए कि राकेश यादव सर हैं कौन। गगन प्रताप का नाम ले रहा हूँ ना तो आपको पता होना चाहिए कि गगन प्रताप सर कौन है। ठीक है, तभी हम तैयारी कर पाएंगे। अगर हम इन्हीं चीज़ों में रहेंगे कि भाई आपको तो यही नहीं पता कि मैथ में M क्या है क्या नहीं है, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, बट लेकिन फिर मैं वो ऑडियंस का हिसाब, फिर वो स्टूडेंट का हिसाब देखना पड़ेगा, कितने बच्चे ऐसे हैं, फिर वो उन बच्चों के लिए एक अलग से बैच, फिर मैं वो बैच वाला सिस्टम, फिर वो पैसे वाला सिस्टम, मेरे से नहीं होगा, सॉरी, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने आपको पहले दिन से बोला है कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अब हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि हमको पढ़ना कहाँ से है और कैसे कैसे पढ़ना है। 2 से 3 सब्जेक्ट मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। 2 से 3 सब्जेक्टों के लिए मैं अलग जो वीडियो आएगी उसमें फिर टारगेट आएगा, ठीक है, साथ में। अभी मैं आपको बता देता हूँ हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में देखो, करंट अफेयर के लिए तो आप फॉलो कीजिए संदीप दयाल। एक बात और, मैं बिल्कुल खुल के दूसरों का नाम लूँगा ना, मेरे को किसी ने 1 रुपया भी दे रखा और देगा भी कोई। आपको पता ही है कि मैं तो यार 3 दिन से वीडियो बनाने लगा हूँ, तो मेरे को कौन ही ये बोलेगा कि आप हमारा नाम लीजिए। ठीक है, ना मैं कोई टॉपर हूँ, ना मैं कोई ये हूँ, मैं अपने आप को टॉपर बोलता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, एक नॉर्मल एस्पिरेंट, और वो भी वर्किंग। ठीक है, तो करंट अफेयर कीजिए आप संदीप दयाल से, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे टेलीग्राम चैनल जो हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं। उसके बाद थ्योरी के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। आप थ्योरी के लिए ना एक बुक तो ऐसे ले लीजिए जिसके अंदर PYQ बहुत सारे हो। वो कोई भी हो सकती है, देखो मैं नहीं आपको बोलूँगा, हाँ, लेकिन एरर फ्री होनी चाहिए। अब एरर फ्री में मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है वो है दिग्दर्शन, और जो आजकल काफ़ी बच्चे रिकमेंड कर रहे हैं वो है हमारा हरियाणा। ये है हिंदी के लिए ऑप्शन। इंग्लिश के लिए एक सबसे बेस्ट बुक है, आप उसके अलावा कुछ मत पढ़िए, नो योर स्टेट, और ये हरियाणा की ले लीजिए बस, ये है। ठीक है, दिग्दर्शन और महाहरियाणा और नो योर स्टेट, तो ये थ्योरी का वाला पार्ट है। इसके अंदर PYQ कवर हो जाएंगे महाहरियाणा के अंदर, इससे ज़्यादा तो आप ये बुक भी रिकमेंड कर सकते हो, जो मैंने ये पढ़ ली है सारी, और अब की बार मैं सोच रहा हूँ कि मेंस के लिए मैं इससे पढ़ूँ। ठीक है, बाकी मैं इसके PYQ भी आपको, अगर आप कहोगे तो मैं सोल्व करा दूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। PYQ में कुछ सोल्व भी करा दूँगा आपको, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं हरियाणा जीके में। ये है नो योर स्टेट, ठीक है, ये इंग्लिश की बुक है, इसको इंग्लिश में सारी हरियाणा जीके कंप्लीट करा रखी है। ये संदीप दयाल को आप जानते होंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ अब संदीप दयाल सर का मैंने नाम लिया, अब अगर आप संदीप दयाल को ही नहीं जानते तो फिर आप हरियाणा में करंट अफेयर कैसे कर पाए होंगे पिछली बार भी। ठीक है, तो हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, ये होगी हरियाणा की बात, बस इतना ही है। इससे ज़्यादा अगर आप सोचोगे ना तो पजल हो जाओगे, ये भी कर लो वो भी कर लो, कुछ नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो है नेशनल जीके। अब नेशनल जीके में देखो, इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ ग्रुप डी वालों के लिए साइंस। अब इसमें
दो चीज़ें बड़ी डिफरेंस करती हैं, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम, और एक इन दोनों का मिक्स आजकल नया बन चुका है। वो कौन सा है? इंग्लिश इंग्लिश, जिसमें आप पढ़ इंग्लिश में रहे हो लेकिन उसका मतलब हिंदी में निकाल रहे हो। मतलब हिंदी में क्लासेस हैं उसकी, हिंदी में। जैसे आपने अमन सर का अगर वो देखा होगा ना लेक्चर या उनको पढ़ाने का तरीका, वो इंग्लिश है। लिखते सब कुछ इंग्लिश में है, बोलते सब कुछ हिंदी में है। अब जो ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी तो आंख बंद करके परमार सर को फॉलो कर सकते हैं। उनकी बुक है एक फैटमैन। अगर आपको उनके लेक्चर भी नहीं देखने तो फैटमैन मंगाइए और उसको पढ़िए, बस आंखें बंद कर लीजिए और उसके बाद और इसी का रिवीजन करते रहिए बार बार। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए भी एक रामबाण है लूसेंट, आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके अलावा कोई रामबाण नहीं है। प्लस में आप परमार सर के वो लेक्चर देख सकते हैं, जैसे जिनको मतलब हिंदी में करवा रखा है, थोड़ा बहुत वो हिंदी में करवाते हैं, ये वाले लोग टोटली फॉलो कर सकते हैं परमार सर को वीडियो के थ्रू, क्योंकि वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। ठीक है। वैसे जो फैटमैन है ये हिंदी में आई हुई है, आप इसको हिंदी में मंगवा सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। बट लेकिन मेरे हिसाब से लूसेंट ज़्यादा परफेक्ट है हिंदी मीडियम के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है। वैसे फैटमैन भी हिंदी में आती है, कोई ऐसी बात है नहीं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं साइंस। साइंस फिर वही सेम, आप लूसेंट से पढ़ सकते हो अगर आपका मन है तो। हम कवर करेंगे टॉपिक वाइज, फिर आप उस टॉपिक को कहीं से भी कर सकते हो, मैं आपको उस टॉपिक का सोर्सेज भी बता दूंगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर का हरियाणा में एक ही इलाज है, लाभ सिंह नैन सर। उसके अलावा तो मेरे को लग नहीं रहा एट प्रेजेंट कोई ऐसा टीचर या कोई ऐसा है। एक प्रीति मैम भी बोलते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाती है, जो एग्जामपुर पे पढ़ाती थी। ठीक है। इसकी आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, देखो इसमें ना 5 से 6 चैप्टर तो ऐसे हैं जिनको आप इजीली कर सकते हो। जैसे आउटपुट डिवाइस वाला चैप्टर हो गया, या फिर इंट्रोडक्शन हो गया, या फिर जनरेशन वाला हो गया। आप कहाँ दिक्कत कहाँ आती है? जब एडवांस की बात आती है। अब एडवांस में भी ना, एक तो वो वाला एडवांस है लैंग्वेज, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। एक तो MS ऑफिस, ये भी काफ़ी एडवांस चैप्टर है अपने आप में। ठीक है। एक इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं, जैसे ईमेल है। ईमेल तो वैसे काफ़ी आसान है, लेकिन जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट के अंदर काफ़ी सारे टर्म एंड वो ऐसी है। कंप्यूटर में अगर आपको सबसे इम्पोर्टेंट कुछ करना है ना, तो 2 चीज़ें कर लें। मेरे कहने से 2 चीज़ें करनी है बस। एक तो आपको हर टर्म पे ध्यान देना है, जो भी आप टर्म पढ़ रहे हो ना उस पर आपको पूरा फोकस करना है। दूसरा आपको शॉर्टकट की या अदर शॉर्टकट। ठीक है। इन चीज़ों पर फोकस करना है। कंप्यूटर हो गया। बुक आप लाभ सिंह ने आंसर की ले सकते हो, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई सोचने वाली इतना बड़ा। ठीक है। अब उसके बाद हिंदी, आदित्य पब्लिकेशन। बस एक अनुष्का की आती है हरियाणा वाली, वो भी ले सकते हो। ठीक है। वैसे आदित्य पब्लिकेशन मोर देन इनफ होती है। इंग्लिश, अब इंग्लिश में देखो ना, आपका लेवल डिफाइन करेगा आपका लेवल कैसा है। अब अगर आप लेवल बिल्कुल जीरो है तो आप मतलब मेरे हिसाब से तो फिर आपको इंग्लिश ज़्यादा पढ़ के भी कोई बेनिफिट होने वाला, क्योंकि इंग्लिश को सीखने में ही 5 से 6 महीने लग जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई है और कड़वा घूंट है, पीना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है और आपके मतलब अच्छे नंबर या ठीक ठाक नंबर बन जाते हैं, तो आप 2 चीज़ें करिए। एक तो अमन सर का ना यूट्यूब पे ना, ये तो सभी कर लीजिए जिसकी जीरो है तब भी, अमन सर ने यूट्यूब पे एक बेसिक का कंप्लीट कोर्स करवा रखा है, वहाँ से मैं आपको सारे टॉपिक वाइज चीज़ें करने के लिए बोलूँगा। ठीक है। वो कैब के लिए आप ब्लैक बुक यूज कर सकते हो, या फिर आप हरियाणा की प्रीवियस ईयर वो कैब देख सकते हो, कहीं से भी वो कर सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा एक सब्जेक्ट कोई और बचा है नहीं। अब देखो इन चीज़ों के अलावा आपको क्या करना है, अब मैं क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगा, क्योंकि आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इस कैटेगरी में लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको बेस तो ठीक ठाक है आपका। तो हमको डेली क्या करना है, हमको डेली ना PYST लगाने हैं। कहाँ से? टेक्स्ट बुक से। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे लगाने हैं। देखो मैथ के लिए आपको यूज करना है NTPC। ठीक है।
रीजनिंग के लिए आपको यूज़ करना है एनटीपीसी। इंग्लिश के लिए आपको यूज़ करना है एसएससी। इसमें आप CHSL, जीडी में इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, या फिर पुलिस, दिल्ली पुलिस वगैरह हो गया जो एसएससी करवाती है, और उसके अलावा आप CGL का भी कुछ पार्ट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये बच गए, ये मैथ का हो गया, ये रीजनिंग का हो गया, ये इंग्लिश का हो गया। 4th नंबर ये है नेशनल जीके। नेशनल जीके में कैसे करोगे आप? नेशनल जीके में या तो आपके पास पिनेकल हो, या फिर आपके पास परमार सर की लिटिल बॉय हो, और अगर आप हिंदी से हो तो आपके पास घटना चक्कर हो। यहाँ से आप PYQ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको डेली का सेट बनाना है एक, भाई मेरे को 25 क्वेश्चनों का सेट बनाना है एक, और वो करना है ऐसे। फिर अगर आपको ये भी नहीं करना, भाई मेरे से तो ये भी नहीं होगा, तो फिर एक बुक आती है स्पीडी, जो हम रेलवे के लिए यूज करते हैं। वहाँ से आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो, हरियाणा में जो आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया, मैथ हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, और इंग्लिश हो गया, और नेशनल जीके हो गया। हरियाणा जीके का मैं आपको बता ही चुका हूँ, हरियाणा जीके के। और उसके बाद आपका हरियाणा जीके ऑलरेडी कवर है, मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, इसका थोड़ा सा करंट अफेयर और देख लो, नेशनल का करंट अफेयर। वो हम आखिरी के, जैसे एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, सपोज करो एग्ज़ाम की डेट आती है 15 सितंबर, तो हम ना 15 अगस्त तक का करंट अफेयर कवर करेंगे। और कब करना शुरू करेंगे? 15 जून से। हम 2 मंथ में ना सारा करंट अफेयर यूज करेंगे। कहाँ से करेंगे? लेकिन स्पीडी से। बस बात ख़त्म। ज़्यादा सा सोचना नहीं है इसके बारे में, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा पजल हो जाओगे इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। ये मैंने आपको लिटिल मतलब मेन से सोर्स बता दिए कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें कवर करने की कोशिश करनी है। अब इसके अंदर जो थ्योरी वाला मतलब जैसे अर्थमेटिक है, जो एडवांस पोर्शन है, वो कैसे करना है, कैसे क्या क्या होगा, कौन कौन से चैप्टर होंगे, वो हम जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे आपको सब पता लग जाएगा। ऐसे रीजनिंग में, ऐसे इंग्लिश में, ऐसे नेशनल जीके में, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट क्लियर कर देता हूँ कि हम किस फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। देखो, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप एक टाइम पे 7 चैप्टर पढ़िए दिन के अंदर, 7 सब्जेक्ट पढ़िए, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास 4 महीने हैं, ठीक है। हमारी कोशिश है पहले 2 महीने, फिर मैं आपको बार बार रियलाइज़ करा रहा हूँ कि मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आप इसके बीच में लाई करते हो और आप एक अच्छे बच्चे हो पढ़ने वाले, और आपका बेस ठीक है और आप पहले पढ़ चुके हो। तो फर्स्ट 2 मंथ्स हम क्या करने वाले हैं? मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, इन पे तो थोड़ा कम फोकस करेंगे, लेस फोकस करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लेस करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसके बेस पे आपका मेंस के अंदर सिलेक्शन होने वाला है और रुकने वाला है ना, वो हम करेंगे हरियाणा जीके, भाई ख़त्म हो जा, नेशनल जीके प्लस कंप्यूटर। ये मान के चलो, ये कम से कम भी 20 नंबर की है, ये कम से कम भी 10 नंबर की है, और ये कम से कम भी 20 नंबर की है मेंस के अंदर। तो ये 50 नंबर लेके चलेंगे हम पहले, समझ रहे हो। और साथ में फिर हम इसके एक एक सब्जेक्ट ऐड करते चले जाएंगे। जैसे अभी हम स्टार्टिंग में इंग्लिश करेंगे, फिर जैसे ही हमारी इंग्लिश ख़त्म होने को आएगी फिर हम मैथ ऐड कर लेंगे, फिर जैसे ही वो ख़त्म करने को आएगा फिर हम रीजनिंग ऐड कर लेंगे। और रीजनिंग तो ऐड करने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, जिसके 60 से 80 नंबर बन रहे हैं उसको रीजनिंग का पता भी है। और हम साथ में फ्लेक्सिबल रहेंगे, रिजिड नहीं रहेंगे ना। जैसे आप सपोज करो कि हरियाणा जीके करनी है, अब हरियाणा जीके मेरी कोशिश ये है कि आपको 1 महीने के अंदर कंप्लीट हरियाणा जीके ख़त्म हो जाए आपकी, वो रिवीजन ही करना है उसका, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा पहले मेंस की तैयारी करना चाह रहा है और वो पहले दिन से सोच रहा है कि मेरे को हरियाणा जीके पहले दिन से मिले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बिल्कुल जीरो से हरियाणा जीके शुरू करूँगा और फिर मैं 3 से 4 महीने हरियाणा जीके पढ़ता रहूँगा और फिर मैं सिलेक्शन ले लूँगा। पॉसिबल ही नहीं है। ग्रुप डी लगा लो या पुलिस लगा लो या कोई सा भी एग्ज़ाम लगा लो, मिनिमम 4 महीने हैं आपके पास सिलेबस को कवर करने के। तो वो बच्चा तो कर ही नहीं सकता जो जीरो से शुरू कर रहा है। मैं बिल्कुल सच्चाई बोलूँगा, मेरे से झूठ बोलना नहीं आता, ठीक है। जो बच्चा यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे
मैं उसको पढ़ा सकता हूँ सिर्फ। ये सच्चाई है, मैंने आपको कल भी बोला था। जो बच्चा यहाँ पे है ना, उसको तो अभी 1 साल पहले सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, आराम से बैठ के एक एक चीज़ को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उसका टारगेट होना चाहिए अगला सीटी। वो कभी मर्जी हो, 2029 से पहले उसको नौकरी मिल जाएगी अगर वो इस चीज़ पे ध्यान देगा, इस प्रोसेस पे ध्यान देगा। उसके लिए फिर मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। देखो, मैं आपको झूठ बोल दूँ कि मैं ये कर दूँगा आपके लिए भी, वो कर दूँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उन बच्चों के लिए कर सकता हूँ जो 60% से 80% भलाई करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आपको बता दिया कि कैसे चीज़ें चलेंगी, कैसे नहीं चलेंगी। अब मैं आपको आउटलाइन दूंगा जब भी मेरा जैसे समय लगेगा, लेकिन वो आउटलाइन तो मैं आपको कभी भी समझा सकता हूँ। बस आपको अब ध्यान रखना है कि 16 दिसंबर जैसी आएगी, ठीक है, तो यूट्यूब पे आपको नाइट में एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड हुआ करे मिलेगी, मतलब मैं रात को उसको पब्लिश कर दूंगा, वो सुबह तक आपके पास आ जाया करेगी। ठीक है, जैसे हम 16 को वीडियो शूट करेंगे रात को, तो वो 17 की सुबह आपको मिलेगी। तो 17 दिसंबर से आपका टारगेट शुरू हो जाएगा। फर्स्ट डे होगा आपका 17 दिसंबर, और मैं आशा करता हूँ कि 17 दिसंबर आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ हरियाणा जीके की जो मैंने बुक बताई है वो अपने पास रखो। नेशनल जीके की जो मैंने बुक बताई है वो अपने पास रखो, और उसके टॉपिक वाइज जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वो उस टॉपिक के हिसाब से वो करने हैं। और कंप्यूटर का जो मैंने आपको रिसोर्स बताया उसको अपने पास रखो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले टाइम में अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।